फ्रैक्शंस। अब स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब आता है जब डेसिमल इन्वॉल्व हो जाए। तो यहाँ पे आपको डेसिमल को रिमूव करने के दो बड़े इंपॉर्टेंट मेथड बताऊंगा, या डेसिमल आ जाए तो आप लोगों ने किस तरह से कैलकुलेशंस को टैकल करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा जूम कर लूँ तो देखें दो क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.8। अब क्वेश्चन ये है कि बच्चे कंफ्यूज हैं कि ये 4.8 आएगा या 0.48 आएगा या 48 आएगा, भाई क्या आंसर होगा। तो अब ट्रिक क्या है, ट्रिक आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। बेटा जब भी डेसिमल आ जाए ना तो सबसे पहले आप लोग ये करें कि डेसिमल को इग्नोर कर दें। आप मान लें ये 0.6 नहीं है, इट इज़ जस्ट अ 6, और 0.8 को भी जस्ट समझ लें कि ये क्या है, 8 है। तो सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर लें जैसे हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो ही 6 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गॉट द आंसर 48। अब 48 हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन ये है कि डेसिमल कहाँ पे प्लेस करना है। तो डेसिमल प्लेस करने का आपको तरीका बता रहा हूँ। आप मल्टीप्लाई होने वाली क्वांटिटीज़ में देख लें डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं। जैसे ये पहली जो क्वांटिटी है इसमें डेसिमल के बाद देखें बेटे एक ही डिजिट आ रहा है, वो कौन सा डिजिट है, 6, एक डिजिट हो गया। दूसरी मल्टीप्लाई होने वाली क्वांटिटी में देखें डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं, एक ही डिजिट है, 8। इसका मतलब है पहली क्वांटिटी में डेसिमल के बाद एक डिजिट, दूसरी क्वांटिटी में डेसिमल के बाद एक डिजिट। तो मल्टीप्लाई होने वाली दोनों क्वांटिटीज़ में डेसिमल के बाद कुल मिला के 2 डिजिट्स आ रहे हैं। तो आपका जो फाइनल आंसर है उसमें भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स होने चाहिए। ये आपके सामने 2 डिजिट्स लिखे हुए हैं, इसका मतलब है आप लोगों को डेसिमल यहाँ पे प्लेस करना है। जैसे आप लोग डेसिमल यहाँ पे प्लेस कर दोगे तो आप लोग देख सकते हो कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 2 डिजिट्स आ रहे हैं। एक तो ये बड़ा सिंपल मेथड है। दूसरा मेथड जो नॉर्मली मैं ऑप्ट करता हूँ, बेटे डेसिमल को फौरी रिमूव कर लिया करें। ये मल्टीप्लिकेशन में भी काम आएगा और डिवीजन में भी काम आएगा। तो 0.6 है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1। डेसिमल को 1 राइट साइड पे लें, और आपको पता है जो ही राइट पे मूव करेंगे तो हमें 10 की पावर माइनस में लिखना पड़ेगी। मल्टीप्लाई बाय, अब 0.8 को हम लोग लिख सकते हैं 8 इंटू 10 रेज टू पावर -1। अब सिंपली क्या करें, नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लें और 10 की पावर्स को भी मल्टीप्लाई कर लें। तो 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा, 48, और 10 की पावर -1 और -1 कितना हो जाएगा, 10 की पावर आ जाएगा -2। तो इस 10 की पावर -2 का मतलब ये हुआ कि हम 2 डेसिमल राइट साइड पे मूव कर सकते हैं, यानी 2 डेसिमल लेफ्ट साइड पे मूव कर सकते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो 0.48 होगा। तो 2 ट्रिक्स हैं मल्टीप्लिकेशन में। पहली बात सीख लें, या तो डेसिमल को हटा के सिंपली मल्टीप्लाई कर लें, और नोट कर लें कि हमारी मल्टीप्लाई होने वाली क्वांटिटीज़ में डेसिमल के बाद टोटल कितने डिजिट्स आ रहे हैं। तो उतने डिजिट्स ही आप लोगों को फाइनल आंसर में डेसिमल के बाद रिटेन करने हैं। या दूसरा मेथड है, मैंने आपको बता दिया कि फौरी डेसिमल को रिमूव कर लिया करें। मतलब 0.6 था तो उसको 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -1 लिख लिया, और 0.8 था तो 8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1 लिखा, और यहाँ से भी आपको कैलकुलेशंस करना बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, ऐसी एक एग्जांपल आप नीचे देख सकते हो, इसको खुद ट्राई कीजिएगा, हम लोग इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते। अब ये तो मैंने मल्टीप्लिकेशन का बता दिया। अब आइए डिवीजन में हम लोग देखते हैं। बट रूल आप लोगों ने सीख लिया, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि टू मल्टीप्लाई फ्रैक्शन जस्ट मल्टीप्लाई नंबर्स बाय इग्नोरिंग द डेसिमल। जैसा मैंने आपको बताया कि डेसिमल को इग्नोर करते हुए नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लें, और उसके बाद डेसिमल काउंट करके जितने हमारे पास मल्टीप्लाई होने वाली क्वांटिटीज़ में डेसिमल के बाद डिजिट्स होंगे उतना ही हमारा जो आंसर आ रहा है उसमें डेसिमल के बाद उतने ही डिजिट्स आपको रिटेन करने हैं। या दूसरा तरीका आपको ये बता दिया कि हमेशा डेसिमल को रिमूव कर लिया करें। अब यहाँ पे एक दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं कि सम टाइम हमें क्या करना पड़ता है। उसने हमें यहाँ पे बोल दिया कि 78 को आप लोगों को डिवाइड करना है 0.39 से। अब स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं कि भाई आंसर जो है वो 20 आएगा, 200 आएगा, 0.20 आएगा, कितना आंसर आएगा। तो बेटे जो ट्रिक आपको बताया वो अप्लाई करें। ये 78 है, 0.39 को हम लोग लिख सकते हैं, जैसा मैंने आपको डेसिमल रिमूव करना बताया, इसको लिखें 39 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2। क्योंकि 2 डेसिमल हम लोग राइट साइड पे आए हैं तो हमें 10 की पावर -2 लिखना पड़ेगी। अब बहुत सिंपल है, देखिए 78 को 39 से अगर डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 2, और ये 10 की पावर -2 को ऊपर ले जाएं, 10 की पावर क्या हो जाएगी +2, और 10 की पावर +2 का मतलब होता है 100। तो इसका मतलब है 2 को जैसे ही हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे
वी विल हैव द आंसर 200। तो देखें हम लोग बहुत आसानी से आंसर पे पहुंच गए। सिर्फ ट्रिक हमने क्या यूज़ किया कि हमने डेसिमल रिमूव कर दिया। अब एक और अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, खुद ट्राई करें। यहाँ पे उसने कहा 98 को डिवाइड करें 0.98 से। चलें हम लोग आंसर को एक दफ़ा हटा देते हैं। अब 98 को डिवाइड करना है 0.98 से। स्टूडेंट्स आर स्टिल कंफ्यूज कि 0.1 आएगा, 1 आएगा, 10 आएगा, 100 आएगा, व्हाट विल बी द आंसर। तो आइए वही जो ट्रिक आपको बताया यूज़ करें। 98 को डिवाइड करें 0.98 से। भाई मैंने आपको बताया बेटे डेसिमल रिमूव कर लें तो आपकी सारी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। तो 98 लिखें वैसे ही, 0.98 को हम लोग लिख सकते हैं 98 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2, क्योंकि हम लोग 2 डेसिमल राइट साइड पे मूव किए। तो जो ही 98 को हम लोग डिवाइड करेंगे 98 से तो आंसर होगा 1, और 10 की पावर -2 को ऊपर ले जाएं तो +2 हो जाएगा। +2 का मतलब है 100। सो वी विल हैव द राइट आंसर 100। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज हैं कि भाई आंसर पता नहीं 10 आएगा, 0.1 आएगा या क्या आएगा। तो ये सबसे पहला रूल सीख लें कि हाउ वी कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड फ्रैक्शंस। आइए हम लोग इसकी कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं। अ फोर्स ऑफ 0.70 न्यूटन इज अप्लाइड टू अ वायर हैविंग एन एरिया ऑफ 0.03 मीटर क्यूब। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस। अब बेटे देखें दोनों चीज़ें आपके पास फ्रैक्शन में आ गई हैं। तो फ्रैक्शन में आएंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, आइए सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग सोल्यूशन देख सकते हो। स्ट्रेस का फॉर्मूला यूज़ करें F/A, ठीक है। फोर्स पर यूनिट एरिया हम लोग जानते हैं स्ट्रेस है। फोर्स है 0.70 और एरिया है 0.035। यूनिट्स बिल्कुल सही थे, फोर्स के यूनिट न्यूटन थे, एरिया के यूनिट मीटर स्क्वायर थे, तो हमने लिख दिया। अच्छा आप लोगों ने ये स्टेप परफॉर्म नहीं करना है, टाइम बचाना है। तो टाइम बचाने का आपको तरीका बता रहा हूँ। आपने ये वैल्यूज़ ऐसे नहीं लिखनी, आपने फौरी वैल्यूज़ कन्वर्ट करके लिखनी है। जैसे आपने डाटा पढ़ा 0.70 था ना, तो आपने उसको लिख लिया 70 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2। भाई वजह क्या है, वजह बड़ी सिंपल है कि हम लोग डेसिमल रिमूव करना चाह रहे हैं। तो डेसिमल रिमूव कैसे होगा भाई, 2 डेसिमल राइट साइड पे आ जाएं बेटे। जैसे 2 डेसिमल राइट साइड पे आएंगे तो 10 की पावर -2 में लिखना पड़ेगी। सिमिलरली अगर डिनोमिनेटर में हम लोग देखें 0.053 था, तो बेटे 3 डेसिमल अगर हम लोग राइट साइड पे आ जाएं, ये डेसिमल को यहाँ से मूव करवा के अगर हम लोग इस जगह में ले आए, सो दिस विल बी 35 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power -3। अब देखें 70 को 35 से डिवाइड किया, आंसर आ गया कितना 2, और 10 की पावर -2 पहले से था और -3 को ऊपर ले जाएंगे तो बेटे ये क्या हो जाएगा +3। तो ज़रा सोचें कि -2 और +3 कितना बचेगा, तो प्लस का 1 बचेगा। +1 का मतलब 10 की पावर +1 का मतलब 10 नहीं है, तो 10 को जो ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर विल बी द 20 पास्कल। तो डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने जो ट्रिक सीखा उसको अप्लाई करें। इस चीज़ में आप लोगों ने टाइम वेस्ट नहीं करना कि आपने वैल्यूज डेसिमल में पुट करनी है, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा। आपने डायरेक्ट आपने पढ़ा 0.70 है तो उसको लिख लिया 70 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2, और फिर आप लोगों ने देखा 0.035 है तो उसको आपने 35 10 की पावर -3 लिख लिया। सिंपली जो नंबर्स हैं उनको अलग से सॉल्व कर लिया, 10 की पावर्स को अलग से सॉल्व कर लिया, बहुत आसानी से हम लोग आंसर में पहुंच गए। तो हमारा आंसर यहाँ पे होगा 20 पास्कल। बस हमें ट्रिक सीखना है बेटे और उसको अप्लाई करना है। यहाँ पे देखें एक और क्वेश्चन है, हम लोगों ने कुछ एग्जांपल ज़रूर डिस्कस करनी है, क्योंकि अगर हम लोग सिर्फ ट्रिक डिस्कस कर लेंगे और वो बच्चों को उस तरह से याद नहीं रहेगा जब तक हम उसको बार बार अप्लाई नहीं करेंगे। तो मैंने हर ट्रिक के साथ 2-2 3 एग्जाम्पल जो है वो कोट किए हैं ताकि आप लोगों को ट्रिक को अप्लाई करने में आसानी रहे। अब देखें आप, बैटरी ऑफ पोटेंशियल 1.2 वोल्ट इज अप्लाइड टू अ रजिस्टर ऑफ 3 ओम। द पावर डेसिपेशन इज, यू आर गिवन विद द वोल्टेज, यू आर गिवन विद द रेजिस्टेंस, यू हैव टू फाइंड द पावर डेसिपेशन। तो बेटे पावर डेसिपेशन के मुख्तलिफ फार्मूले हैं, बट आप लोगों को कौन सा यूज़ करना है, आपको वो फार्मूला यूज़ करना है जिसमें वोल्टेज और रेजिस्टेंस इन्वॉल्व है। तो अगर मैं इसको थोड़ा जूम कर लूँ तो ये आप लोग देख सकते हैं P इज इक्वल टू V²/R। यहाँ पे बच्चों को असल परेशानी हो गया, V की वैल्यू उसने बता दिया 1.2 और ऊपर स्क्वायर आ रहा है, मैंने स्क्वायर वैसे लिख दिया। रेजिस्टेंस की वैल्यू उसने बताई थी 3 ओम, तो हमने 3 ओम लिख दिया। अब बच्चों फिर से मैं बोल रहा हूँ आप ये स्टेप परफॉर्म ही नहीं करो। ये तो मैं अभी, क्योंकि आप लोग शुरू के इनिशियल फेज़ में हो तो अभी आपको चीज़ें अप्लाई करना नहीं आ रही, बट आपने अप्लाई करते वक्त आपने डेसिमल फौरी ख़त्म कर लेना है। देखिए हम लोग 1.2 को क्या लिख सकते हैं, अगर मैं एक डेसिमल इधर आ जाऊँ
तो बेटे हम लोग इसको लिख सकते हैं 12 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -1, और ऊपर चूंकि स्क्वायर आ रहा था मैंने स्क्वायर वैसे ही लिखा, और नीचे क्या आ रहा था 3 आ रहा था, उसको मैंने लिख लिया वैसे ही। अब देखें चीज़ें आसान हो जाएंगी, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे एक दफ़ा नज़र मारें ना तो हमें एक दफ़ा बड़ा ही खौफ आएगा, बोलेंगे सर हमें एक दफ़ा कैलकुलेटर दें फिर हम लोग करेंगे, अदरवाइज़ ये हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन जैसे देखें जो मैंने आपको ट्रिक बताया, आप इस क्वेश्चन पे अप्लाई करोगे तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। तो डेसिमल हमने ख़त्म किया, और हमारे लिए असल में डेसिमल का ख़त्म करना परेशानी का ख़त्म करना है। 12 का स्क्वायर देखें, 12 का स्क्वायर बेटे क्या आ गया 144 आ गया, और 10 की पावर -1 का स्क्वायर, कुछ बच्चे बताऊं क्या करेंगे, 10 की पावर -1 के स्क्वायर को ना 10 की पावर +2 लिख देंगे। भाई नहीं बच्चों, याद कर लो, जब भी पावर की पावर आ जाए ना पावर्स मल्टीप्लाई होनी है, ये भी पावर है ऊपर भी पावर है, तो दोनों मल्टीप्लाई होनी है। तो जो ही हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे -1 को 2 से तो आंसर -2 आ जाएगा। अभी भी कन्फ्यूजन है, तो अब रह गया मसला हमें चीज़ों को, अब यहाँ पर भी कुछ बच्चे आके सरेंडर कर देंगे। बेटे सरेंडर नहीं करना, जितनी रफ कैलकुलेशंस हो सकती हैं, अप्रॉक्सीमेशंस हो सकती हैं, वो अप्लाई करनी है। तो अप्लाई करके देखते हैं, ये देखें 3 4 द 12, ठीक है 12 में से ये 14 था, 12 आ गया तो 2 कैरी हुआ, 2 कैरी हुआ, 4 पहले से मौजूद है, इसका मतलब है 24 आ गया, तो 3 8 का क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। दोबारा देखें स्टेप को, 3 4 द 12, कैरी कितना हुआ आपके पास 2 कैरी हो गया, तो 2 जब 4 से मिलेगा तो 24 हो जाएगा, तो 24 को 3 से डिवाइड करें तो 8 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 48, और साथ में देखें 10 की पावर क्या बचा -2 बचा, तो आप इसको 0.48 भी लिख सकते हैं। तो अगर आंसर में 0.48 है तो दैट विल बी द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द आंसर। ये आप लोग देख सकते हैं 0.48 वॉट हमारे पास राइट आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये आंसर 0.48 वॉट है। बट अगर आप लोग देखो, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि एक लम्हे के लिए अगर आप लोग सोचो कि अगर हमें सॉल्व करना है 1.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, तो हम लोग वहीं पे क्या कर देंगे, सरेंडर कर देंगे। तो बेटे आप लोगों ने कभी भी सरेंडर नहीं करना, बल्कि न्यूमेरिकल्स को क्या करना है, अटैक करना है। इंशाल्लाह आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। आइए बच्चों एक और आखिरी एग्जांपल हम लोग डिस्कस करते हैं, और फिर हम लोग दूसरे ट्रिक पे मूव करेंगे। ये भी एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन आप लोगों के लिए। 0.16 एम्पेयर का करंट है, और जिस रजिस्टर में से गुजर रहा है वहाँ पे पोटेंशियल जो ड्रॉप हो रहा है 1.2 वोल्ट का है, तो पावर डेसिपेशन क्या होगी। अब देखिए पावर डेसिपेशन का फॉर्मूला P = VI। बोले V कितना लिखेंगे, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे, 0.6, और I कितना लिखेंगे हम लोग 1.2। अब देखें फिर से बच्चे परेशान हैं कि 12 को 6 से मल्टीप्लाई करें 72 आएगा, तो पता नहीं 0.72 आ जाएगा, 72 आएगा, 7.2 आएगा, क्या आंसर आएगा। भाई ट्रिक, भाई ऐसे नहीं बेटे, ऐसे वैल्यूज़ नहीं पुट करनी, आपने इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना। तो पावर का फॉर्मूला है VI। पहले V को सॉल्व कर लें हम लोग। 1.2 को क्या लिख सकते हैं, 12 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1, लें जी लिख लिया। और करंट है 0.6, तो उसकी जगह लिख लें मल्टीप्लाई बाय 0.6 को क्या लिखेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1। तो अब बहुत सिंपल हो गया बेटे, देखते जाएं। ये हमारे पास 12 6 का क्या हो गया 72 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2। तो यहाँ पे दो आंसर बन सकते हैं, 72 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2, या अगर डेसिमल, अगर हम लोग डेसिमल की फॉर्म में लिखेंगे तो 0.72 आ जाएगा। अब देखें 0.72 आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक बीटा आंसर है 0.072, भाई ये तो नहीं है। अच्छा ऐसे नहीं है तो फिर होना चाहिए था 72 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2। भाई 72 तो है, बट साथ में आप लोग अल्फा ऑप्शन में देखें 10 की पावर -2 नहीं है। तो अब इसको, इसका मतलब है बाज़ औक़ात बेटे हमारा आंसर तो आ जाएगा, बट हमें उसको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। अब देखिए अगर मैं एक डेसिमल इस साइड पे आ जाऊं, तो बेटे याद रखिएगा जितना लेफ्ट में जाओगे उतना प्लस में पावर लिखना पड़ेगी। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, वी कैन राइट इट 7.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर +1। तो -2 तो पहले था, उसमें जूँ ही +1 हम करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ये वाला 7.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। तो बाद औक़ात जब हम लोग ट्रिक अप्लाई करेंगे बेटे, तो फिर क्या होगा, जो आंसर आ रहा होगा गिवन आंसर में, उनमें से कोई आंसर भी नहीं होगा, तो हमें आंसर को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली। तो होपफुली आप लोगों ने ये पहला ट्रिक सीख लिया होगा
कि जब भी अब डेसिमल्स आ जाए तो कभी आप लोगों को खौफ ज़्यादा नहीं होना, जो आपको ट्रिक बताया है वो आपने अप्लाई करना है, तो इंशाल्लाह द थिंग्स विल बी क्वाइट ईजियर फॉर यू पीपल। लें जी, ये सोल्यूशन आपको डिफ़िकल्टी में जाना पड़ेगा, आसान भी हो सकता है, बट ज़्यादा बेहतर यही है कि आप लोग वैल्यूज़ को क्रैम कर लें और याद कर लें। तो आप लोग साइन फंक्शन की वैल्यूज़ देख सकते हैं। साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, साइन 45, वो मैं वैल्यूज़ नहीं रीड कर रहा, टेबल आपके सामने, आप लोगों को खुद देखना है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, ये कन्वर्जन मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने एक कन्वर्जन सीख ली तो आपको ये सारी कन्वर्जन समझ में आ जाएंगी। अच्छा, डिग्री में जब भी आ जाए तो हमारे लिए चीज़ें मुश्किल नहीं है, बट जब रेडियंस में वैल्यूज़ आना शुरू हो जाएं, एमडी कैट पास पेपर में कुछ क्वेश्चन रेडियन में भी आए हुए हैं, जैसे मैं अभी एक क्वेश्चन रिपीट करूँगा आप लोगों के लिए, तो फिर आप सुनिएगा, इसका वो क्वेश्चन सुन के आपको समझ आएगा कि आपको रेडियन में भी वैल्यूज़ याद करना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, अब यहाँ पे ट्रिक आपको बता रहा हूँ बेटे, आप लोग एक चीज़ याद कर लो, ये मैंने जो मेजरमेंट्स के टॉपिक के पास पेपर की वीडियो बनाई है उसमें भी ये मैंने ट्रिक डिस्कस किया हुआ है। बेटे याद कर लो, रेडियन में याद करने का तरीका ये है कि अगर एक कंप्लीट रोटेशन हो जाए तो उसमें एंगल हमारे पास कितना बनेगा, 2 पाई रेडियन, या डिग्री में अगर हम लोग लिखें, चलें हम लोग इस साइड पे लिख लेते हैं, ठीक है, बल्कि कलर भी हम लोग चेंज कर लें, रेड से लिखा हुआ ज़्यादा विजिबल रहेगा। तो बेटे अगर देखो हमारे पास एक कंप्लीट रोटेशन हो तो एंगल बनता है 2 पाई रेडियन, सब बच्चों को ये बात पता है। 2 पाई रेडियन जो है वो कितने डिग्री के बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा। लें जी, पहली बात तो पता चल गई कि 2 पाई रेडियन जो है वो 360 डिग्री के बराबर है। यहाँ से पाई रेडियन की वैल्यू मालूम करें बेटे, 2 को उधर जाके क्या कर लें, डिवाइड कर लें, तो जो ही पाई रेडियन की वैल्यू पता लगाओगे ना, ये अगर आपने फॉर्मूला याद कर लिया ना तो फिर बहुत आसान हो जाएगा। अगर आपने पाई रेडियन याद कर लिया तो 2 जब उधर जाके डिवाइड होगा बेटे कितना आ जाएगा, 180। तो पहली बात आप ये याद कर लें कि जो पाई रेडियन है वो 180 डिग्री के बराबर है। भाई ये सीख लिया तो फिर बाकी सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। सिर्फ एक चीज़ याद कर लें, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। आई रिपीट, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब कुछ भी आ जाए, अगर आपको बोले बताओ π/2 रेडियन कितना होगा, ठीक है, π/2 रेडियन, भाई पाई सबको पता है बेटे कितना होता है, 180 डिग्री, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। लें जी, इसका मतलब है आपको याद रखना है कि 90 डिग्री को हम लोग π/2 रेडियन भी लिख सकते हैं, बाद औक़ात हमें आंसर रेडियन में लिखना पड़ता है। तो अब ट्रिक समझ आ गया कि 180 को 2 से डिवाइड किया तो 90 आ गया, आपको फौरी समझ आ जाएगा। भाई अगर आपको पूछे 60 डिग्री को और क्या लिख सकते हैं, तो 60 डिग्री के लिए एक दफ़ा सोचना पड़ेगा आपको कि सर 180 को किससे डिवाइड करें। भाई 180 को डिवाइड करना पड़ेगा बेटो 3 से। तो दोबारा देखते हैं बेटे, आपको पता है जो पाई रेडियन है वो 180 डिग्री होता है, बनाना कितना है, 60, तो इसका मतलब है पाई को आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर π/3 रेडियन होगा तो बेटे ये आपके पास आ जाएगा कितना, 60 डिग्री आ जाएगा। ले जी, ये भी समझ आ गया। अब अगर आपको बोले 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, तो देखें पाई कितना होता है, 180 डिग्री। अब आपने बनाना क्या है, 30 डिग्री। तो बेटे अगर मैं 180 को 6 से डिवाइड कर दूं, यानी π/6 कर दूं, 180 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता 30 आएगा। तो बेटे 30 डिग्री को यू कैन राइट इट π/6 रेडियन। तो ये मैंने नीचे सारी वैल्यूज लिख दी हैं कि 2 पाई रेडियन होगा तो 360 डिग्री आ जाएगा, π/2 रेडियन होगा तो 90 डिग्री आ जाएगा, π/3 रेडियन होगा तो 60 डिग्री आ जाएगा। π/3 60 कैसे आया, पाई 180 है, 180 को 3 से डिवाइड करें भाई 60 आएगा, पाई रेडियन 180 आ गया। π/4 रेडियन 45 डिग्री होगा, भी पता है, 180 को 4 से डिवाइड करके देखो, ठीक है। और ये सिंपल वैल्यूज़ याद कर लें। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू याद कीजिएगा बेटे, 270 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 3 π/2 रेडियन, ठीक है। ये एमडी कैट 2017 में क्वेश्चन आया भी था, जो आपका टॉपिक है चैप्टर नंबर 16 में से क्वेश्चन आया था। उसने बोला था फेज एट नेगेटिव पीक ऑफ एसीज। भाई आपको पता है करंट की नेगेटिव वैल्यू तभी आती है जब थीटा कितना हो, 270 डिग्री। बट इंटरेस्टिंग बात, आंसर में कोई आंसर भी 270 डिग्री नहीं दिया हुआ था। आपने पढ़ा हुआ है कि जब पॉजिटिव पीक वैल्यू होती है तब थीटा 90 डिग्री होता है, जब नेगेटिव पीक वैल्यू होती है तब थीटा 270 डिग्री होता है। बट उसने आंसर कोई भी डिग्री में नहीं दिया हुआ था, उसने आंसर रेडियन में दिए हुए थे। तो वहाँ पर जो राइट आंसर था दैट वाज 3 π/2
2 रेडियन। तो अगर ये भी भूल जाए कि सर 270 को क्या लिख सकते हैं, तो ट्रिक बता रहा हूँ। देखें, मैंने आपको बताया 270 को लिखना है 3π/2। बेटे π/2 के बारे में सोच लो ज़रा क्या है, ये 90 डिग्री है, क्योंकि 180 को 2 से डिवाइड करेंगे 90। अब 90 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो इसका मतलब है आंसर कितना आएगा, 270 आ जाएगा। तो कभी भूलना नहीं है, π/2 90 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा, 270। तो याद रखिएगा 270 को हम लोग 3π/2 भी लिख सकते हैं। तो बेसिक एक ट्रिक याद कर लें, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से आप बाकी सारी कैलकुलेशंस कर सकते हो। अब आपने दो चीज़ें ये ज़रूर याद करनी है, ये एमडी कैट में बच्चों को बहुत इशू होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ पक्का कर लें, एक टेबल बना लें, ठीक है, 3-4 दफ़ा लिख के देखें, और फिर जब क्वेश्चंस आप कर रहे हो तो वहाँ पे अप्लाई करके देखें। और कुछ जगहों में आपको रेडियन में भी वैल्यू पुट करना पड़ेगी, तो रेडियन में ज़रूर याद करें, और उसका भी ट्रिक आपको बता दिया। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है बेटे कि आपको ना सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज़ याद करना है, बल्कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ का ट्रेंड भी याद करना है। भाई ट्रेंड का क्या मतलब है, यहाँ पे देखें मैंने 0 डिग्री की वैल्यूज़ ऐड नहीं की, बट आप 0 डिग्री की वैल्यूज़ भी ऐड कर सकते हो। चलें 0 की अगर मैं ऐड करूँ तो बेटे याद रखिएगा, साइन 0 पे 0 होता है, कॉस 0 पे 1 होता है, टैन 0 पे क्या होता है, 0 होता है। अच्छा, पहले साइन को देखें, बाकी सबको छोड़ें। साइन 0 पे क्या था, 0। 30 पे कितना हो गया, 1/2। 1/2 बोले तो 0.5। 45 पे कितना हो गया, 1/√2। तो आपको पता है बेटे 1/√2 को 0.707 भी लिख सकते हैं, तो मैं 0.7 लिख लेता हूँ। 60 पे वैल्यू कितनी होगी है, √3/2। बेटे √3/2 को लिख सकते हैं 0.866। मैं एक चीज़ याद करवाना चाह रहा हूँ, 90 डिग्री पे ये वैल्यू कितनी होगी है बेटे, 1 होगी है। आप लोगों को एक चीज़ याद रखनी है कि जो जो हम थीटा 0 डिग्री से बढ़ाते जा रहे हैं, तो हमारे पास जो साइन फंक्शन है उसकी वैल्यूज़ आहिस्ता आहिस्ता क्या करती जा रही हैं बेटे, बढ़ती जा रही हैं। भाई ये ट्रेंड याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ट्रेंड के जब क्वेश्चन आएंगे तो तब हमें पता चलेगा कि भाई ट्रेंड भी हमें याद किया होना था। तो साइन का ट्रेंड याद कर लें, बस मैं वैल्यूज़ में नहीं जा रहा, टेबल देख लीजिएगा, बस मैं ट्रेंड्स आपको बता रहा हूँ कि साइन की वैल्यू जो है वो जब जब थीटा जो है वो 0 से 90 डिग्री तक अप्रोच करेगा, साइन फंक्शन की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज, और 90 डिग्री के बाद 180 तक कम होती जाएगी और 180 पे जाके 0 हो जाएगी। अब कॉस फंक्शन की वैल्यूज याद रखिएगा, 0 से 90 की तरफ जो ही जाएंगे ना डिक्रीज करेंगी। उसकी बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देता हूं। कॉस 0 डिग्री पे 1 होता है और 90 पे जाके 0 हो जाता है, और बीच में भी आप देखेंगे तो वैल्यूज आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही होती हैं और फिर नेगेटिव हो जाती हैं और 180 पे जाके -1 पे। और tan का और साइन का ट्रेंड ऑलमोस्ट सेम है, तो ये आपने ऐसे ही याद कर लेना है कि साइन फंक्शन भी जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता है, साइन फंक्शन की वैल्यूज भी इंक्रीज करती हैं और tan की भी इंक्रीज करती हैं, जबकि कॉस की क्या करती है, 90 डिग्री तक डिक्रीज कर रही होती है। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप 90 डिग्री तक का ट्रेंड याद कर लें, क्योंकि नॉर्मली हम लोग 90 डिग्री के अंदर ही एंगल्स में बात कर रहे होते हैं। तो ये स्लाइड भी देख लें जी, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सीख लें। आइए अब हम लोग जो चीज़ें हमने सीखी हैं उसको अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखें, द टॉर्क एट व्हाट एंगल बिटवीन फोर्स एंड पोजीशन वेक्टर द टॉर्क बिकम्स हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। अब हमें कुछ ऐसा करना है कि टॉर्क जो है वो मैक्सिमम वैल्यू का हाफ आ जाए। तो आप थोड़ा सा देखोगे क्वेश्चंस को अप्रोच भी कैसे करना है और साथ ही साथ बेसिक मैथ्स भी सॉल्व करोगे। तो बच्चों आइए हम लोग टॉर्क की बात करते हैं। अच्छा, टॉर्क में देखें, टॉर्क में हमारे पास फॉर्मूला है टॉ इज इक्वल टू RF साइन थीटा। इसको अगर मैं थोड़ा जूम कर लूं, टॉर्क का बच्चों हमारे पास फॉर्मूला है RF साइन थीटा। इसमें याद रखिएगा जो RF वो मैक्सिमम टॉर्क है, क्योंकि थीटा अगर 90 डिग्री पुट कर देना तो साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम यानी 1 होती है। तो जब भी मैक्सिमम टॉर्क का जिक्र हो तो याद रखिएगा हम लोग उसकी जगह में RF लिख सकते हैं। पहली बात तो ये याद कर लें। अच्छा, अब सुने, अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक उसने बताया जो टॉर्क है वो मैक्सिमम वैल्यू का हाफ है। तो मैंने क्या किया, टॉर्क की जगह में टॉ मैक्सिमम बाय 2 लिख दिया और इस साइड पे जो फॉर्मूला था उसको वैसे ही लिख लिया। ठीक है, मतलब फॉर्मूला यही अप्लाई किया, उसने बता दिया जो टॉर्क है वो मैक्सिमम वैल्यू का हाफ है। अब बेटे आपको अभी मैंने बताया मैक्सिमम टॉर्क की जगह में आप क्या लिख सकते हो, RF लिख सकते हो। मैंने RF लिख दिया और राइट साइड हूबहू वैसे ही लिख दी।
अब क्या होगा बेटे, आर एफ से आर एफ क्या हो जाएगा, कैंसल। साइन की वैल्यू क्या आ रही है, 1/2। हमने कंडीशन के मुताबिक टॉर्क की जगह मैक्सिमम वैल्यू का हाफ पुट करके देखा, तो हमारे पास पता चला कि साइन की वैल्यू जो है वो 1/2 आ रही है। अब सोचना ये है, अब जब तक आप आंसर अप्रोच नहीं कर सकते, जब तक आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज नहीं पता, मतलब आप इसी शशोपंज में है कि साइन पता नहीं 30 डिग्री पे 1/2 था या 60 डिग्री पे था या 45 पे था। 45 की तो नॉर्मली याद होती है वैल्यूज। तो बेटे साइन की वैल्यू जो 1/2 होती है वो कितने पे होती है, 30 डिग्री पे। अब हो सकता है आंसर डिग्रीज में ना दिया हो, आंसर रेडियन में गिवन हो, तो जल्दी ज़रा एक दफ़ा माइंड में सोच लें कि हम लोग 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं। तो बेटे 30 डिग्री है, आपको 180 को डिवाइड करना पड़ेगा 6 से, तो तभी 30 आएगा, याद रखिएगा। तो 180 क्या होता है, पाई, पाई को 6 से डिवाइड करें, तो अगर हम लोग 30 डिग्री को रेडियन में लिखें तो पाई/6 रेडियन लिख सकते हैं। ये वाली बात याद रखिएगा। लें जी, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ये मैंने बताया ट्रेंड याद करने बड़ा ज़रूरी है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल विल बी मैक्सिमम। चले मैं रेंज का फॉर्मूला बोल देता हूँ, बट मैं लिखूंगा नहीं। R = VI² sin 2θ/g। बस मैं आपको एक चीज़ लिख के बताऊंगा कि जो रेंज है उसका साइन ऑफ 2θ के साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्ट। इसका मतलब ये हुआ बेटे, जिसके लिए साइन ऑफ 2θ की वैल्यू ज़्यादा आएगी ना, वो वाली रेंज मैक्सिमम होगी। अब बारी बारी थीटा पुट करके देख लें। अगर मैं थीटा की जगह बेटे 20 पुट कर दूं, तो जब 22 से मल्टीप्लाई होगा, इस फॉर्मूले में थीटा पुट कर दें 20 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो साइन 40 आ जाएगा। यानी R1 के बारे में कौन डिसाइड कर रहा है या किसके बराबर आ रही है, आप समझ लें साइन 40 के बराबर आ रही है। चलिए मैंने साइन 40 लिख दिया। ट्रेंड याद करने क्यों जरूरी है वो बताने जा रहा हूं। अब रेंज नंबर 2 में ऐसा करें, यहां पे जो ही आप थीटा जो है वो 30 डिग्री पुट करोगे, तो 30 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटे 60 हो जाएगा। जो R2 आएगा वो साइन 60 के बराबर आ जाएगा। यानी अगर हमें रेंज नंबर 2 के बारे में पता लगाना है तो समझ लो उसकी वैल्यू वही होगी जो, अगर हम बाकी फैक्टर्स को इग्नोर कर दें तो वही होगी जो साइन 60 की होगी। अब R3 में आते हैं। अगर मैं साइन 40 पुट कर दूं तो 40 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो बेटे साइन कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। सॉरी। अब 90 को तो निकाल देना वैसे ही, क्योंकि 90 में अगर फेंकेंगे तो साइन 90 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा 180, साइन 180 वैसे जीरो हो जाता है, रेंज जीरो आ जाएगी। 90 का मतलब है आपने वर्टिकली थ्रो किया है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज होगी नहीं। अब हम लोग कंफ्यूज हैं कि पता नहीं 20 पे ज़्यादा होगी, 30 पे ज़्यादा होगी या 40 पे ज़्यादा होगी। तो बेटे जब 20 पुट किया था तो यहाँ पे क्या आया था, साइन 40। जब हमने यहाँ पे पुट किया, देख सकते हैं आप लोग, 30 पुट किया तो साइन 60 आया, जब 40 पुट किया तो साइन 80। अब देखिए साइन 40, साइन 60 और साइन 80 में हमें डिसाइड करना है कहाँ पर साइन फंक्शन की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। जहाँ पर साइन फंक्शन की वैल्यू ज़्यादा हुई वही रेंज ज़्यादा आएगी। तो बेटे ट्रेंड याद किया था कि जो थीटा इंक्रीज करेगा 90 डिग्री तक साइन की वैल्यू इंक्रीज कर रही होगी। इसका मतलब है साइन 40 के मुकाबले में 60 की वैल्यू ज़्यादा आएगी, 60 के मुकाबले में 80 की वैल्यू ज़्यादा आएगी। अब बच्चे यहाँ पे एक चीज़ में कंफ्यूज होंगे कि सर 60 की वैल्यू तो पता है, 40 और 80 की वैल्यूज तो नहीं पता, तो अब कैसे करें। तो बेटे ट्रेंड तो पता है ना कि साइन 80 की वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगी, और साइन 80 आया कब था, जब आपने थीटा कितना पुट किया, 40 डिग्री। तो ये ट्रेंड आप लोगों को अगर आपको ट्रेंड पता होगा तो तभी आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। चलें कुछ और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ओवर स्क्वायर रूट 3 टाइम्स हो जाएगी, तो हमने ऐसा कोई रिलेशन नहीं पढ़ा हुआ, तो ये मैंने आप लोगों के लिए एक रिलेशन लिखा है। इस रिलेशन को पहले सीख लें कि हमने अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पे एक फॉर्मूला देख सकते हैं, R=NH, यानी रेंज और हाइट के दरमियान रिलेशन है। और साथ ही में एक और फॉर्मूला लिखा हुआ है, θ=tan इनवर्स ऑफ 4/n। अब इन दोनों फॉर्मूलाई को इकट्ठे यूज़ करना है, और कैसे यूज़ करना है आइए हम लोग सीखते हैं। देखिए बेटे उसने बताया हुआ है जो रेंज है दैट इज़ 4/√3 टाइम्स द हाइट। इसका मतलब ये है कि इस फॉर्मूले में R=NH वाले फॉर्मूले में उसने जो n की वैल्यू दी हुई है वो कितनी है, 4/√3 है। तो बेटे जो वैल्यू n की यहाँ पर आएगी, इस फॉर्मूले में आएगी, वही वैल्यू यहाँ पे पुट करना होगी। तो ये देखें θ=tan इनवर्स ऑफ 4 तो वैसे ही आ गया। अब n देखें यहाँ पे कितना पुट किया बेटे, 4/√3,
तो इस फॉर्मूले में भी आपको क्या लिखना पड़ेगा, 4/√3 लिखना पड़ेगा। तो थीटा मालूम करना है, 4 से 4 हो जाएगा हमारे पास कैंसिल, ये देखें 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये √3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। बेटे फॉर्मूला नहीं सीखना, अप्लाई करना नहीं सीखना, सिर्फ यहाँ तक अगर बच्चों ने सॉल्व कर लिया तो अब बच्चे परेशान हैं कि भाई tan की वैल्यू √3 पता नहीं कौन से एंगल पे होती है, tan की वैल्यूज़ उन्होंने याद नहीं की हुई, तो बेटे tan की वैल्यूज़ याद करना पड़ेंगी। tan जो है वो 60 डिग्री पे हमारे पास, बेटे याद रखिएगा tan 60 डिग्री पे उसकी वैल्यू √3 होती है, या आप लोग याद रखिएगा 60 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, π/3। तो इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में अगर आपने फार्मूला सीख भी लिया, वैल्यू पुट करना सीख भी ली, बट एट द एंड अगर आपको tan इनवर्स ऑफ √3 की वैल्यू नहीं पता, तो यानी tan की वैल्यू कहाँ पर √3 होती है अगर आपको नहीं पता, तो बेटे आप लोग कभी भी फाइनल आंसर पे नहीं पहुंच सकते। चलें, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। अ बॉडी स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम द मीन पोजीशन, द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू मूव फ्रॉम मीन टू द हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। पहले मैं आपको बता दूं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में उसने ये बताया, मान लें एक सिंपल पेंडुलम है, उसने सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात की, ये अभी मीन पोजीशन पे है, ये बेटे समझ लें इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। अब इसको अपनी मोशन स्टार्ट करनी है यहाँ से, मीन से ये अपनी मोशन स्टार्ट कर रहा है, और आपको पता है बेटे यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस x0 है, सबको पता है। अब इसको क्या करना है, इसको एम्पलीट्यूड का हाफ कवर करना है, मतलब इसको आना है कुछ इस पॉइंट पे, मोशन कहाँ से स्टार्ट हुई है, मीन से, तो यहाँ तक आते हुए बेटे डिस्टेंस अगर बिल्कुल मिड में आएगा तो डिस्टेंस कितना होगा, एम्पलीट्यूड का हाफ ही हो जाएगा ना। तो क्वेश्चन ये है कि यहाँ तक आते हुए कितना टाइम लेगा। ठीक है, हम लोग कोई फॉर्मूला नहीं सीखने जा रहे, बार बार बता रहा हूँ, हम लोग ट्रिक सीखने जा रहे हैं कि भाई मैथ्स कैसे अप्लाई होना है इसमें। तो बेटा याद रखिएगा, जब भी मोशन मीन पोजीशन से स्टार्ट होना तो जो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है वो x = x0 साइन ऑफ थीटा होता है। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उसने ये बताया कि x यानी जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो एम्पलीट्यूड का हाफ कवर हो रहा है। तो बेटे देखो मैंने x की जगह में क्या लिख दिया, x0/2 लिख दिया। तो x0 से x0 क्या कर दें, कैंसिल कर दें। जो ही x0 से x0 कैंसिल करेंगे तो हमारे पास जो है वो साइन ऑफ थीटा की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। साइन ऑफ थीटा की वैल्यू 1/2 आपको पता है कितने एंगल पे होती है, 30 डिग्री पे। अब एंगल तो उसने पूछा नहीं, अब क्या करना है, आगे चलते हैं। अभी हमने ये देख लिया कि साइन ऑफ थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ रही है। अब बेटे याद रखिएगा, हम लोग 30 को π/6 भी लिख सकते हैं। भाई रेडियन में लिखना क्यों ज़रूरी है वो थोड़ा आगे चल के पता चलेगा। तो बेटे मैंने 30 डिग्री की जगह पे π/6 लिख दिया। सारे बच्चों को पता है थीटा की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ω/d लिख सकते हैं। अब ओमेगा की जगह पे बेटे 2π/t लिख सकते हैं, आप लोगों को नजर आ रहा है, और ये t वैसे ही लिख लिया और इधर π/6 लिख लिया। तो अब देखें पाई और पाई वाली टर्म्स क्या हो जाएंगी, कैंसिल। हमें ये टाइम पता लगाना है कि कितने टाइम के बाद वो आधा डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेगा। तो बेटे टी दूसरी साइड पे जाके देखें क्या हो गया, मल्टीप्लाई होगा, 2 इधर डिवाइड होगा, तो 6 पहले ही आ रहा था, जब 2 एक और आके डिवाइड हुआ तो t/12 आंसर आ गया। तो देखें इस क्वेश्चन में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये सीखी कि हम लोगों को सीखना था कि साइन की वैल्यू कहाँ पे 30 डिग्री कहाँ पे 1/2 होती है, तो वो 30 डिग्री पे। और हमने 30 डिग्री को देखे रेडियन में लिखा तो आंसर आया, अदरवाइज 30 डिग्री से सॉल्व करते तो कभी भी आंसर नहीं आता। ऐसा ही एक और क्वेश्चन मैंने पुट किया है, लेकिन उस क्वेश्चन में और इसमें फ़र्क ये है कि यहाँ पे मोशन एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो रही है। तो बेटा याद रखिएगा, अगर मोशन एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो रही हो तो जो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है वो चेंज हो जाता है। भाई फॉर्मूला नहीं सीखने, वो कॉज ऑफ थीटा की फॉर्म में आ जाता है। और बाकी अब ये मैं थोड़ा पॉज ले रहा हूँ, सोल्यूशन आपके सामने शो हो रहा है, ये आपके लिए एक एक्टिविटी है, इसको खुद कीजिएगा। ठीक है, अब मैं इसमें मज़ीद टाइम नहीं लगा रहा, अदरवाइज ये वीडियो लेंथी हो जाएगी। तो इन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने का मतलब बेटे एक ही है कि आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज़ याद करना है और उनके ट्रेंड्स याद करना है। तो जब तक आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज़ और उनके ट्रेंड्स नहीं पता होंगे तो आप लोग न्यूमेरिकल्स को अच्छे तरीके से नहीं कर सकोगे। तो ये लाजमी तौर पे सारे बच्चे जो एमडी कैट प्रिपरेशन की फेज़ में हैं वो जिस मर्जी तरीके से रजिस्टर्स पे इसको बार बार लिख के अप्लाई करके वैल्यूज़ याद कर लें तो बहुत आसानी हो जाएगी, इंशाल्लाह न्यूमेरिकल्स में मसला नहीं होगा।
चलें जी, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हवाले से कुछ और रिलेशन आप लोगों को बता रहा हूँ। बेटा याद रखिएगा, साइन 90 माइनस थीटा आ जाए या 90 प्लस थीटा आ जाए या कॉस के साथ भी ऐसा ही हो जाए, टेन के साथ भी हो सकता है। तो याद रखिएगा जब भी 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा आ जाए तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो नहीं रहेगा, वो अपनी को रेशियोज में चेंज हो जाएगा। पहले मैं को रेशियोज बता दूं। जो साइन की को रेशियो है बेटा याद रखिएगा, ये नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कॉज है। और कॉज की को रेशियो याद रखिएगा साइन है, यानी साइन होगा तो कॉज में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉज होगा तो साइन में। इसी तरह आपको बता दूं, टेन और कॉट एक दूसरे की को रेशियोज है, यानी अगर टेन ऑफ 90 माइनस थीटा होगा तो याद रखिएगा बेटे वो कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा या प्लस थीटा होगा तो बेटे वो टेन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह याद रखिएगा सीकेंट और कोसीकेंट, ये दोनों एक दूसरे की को रेशियो है। यानी आप लोग बेटा याद कर लो, जब भी साइन 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा आ जाए तो वो कॉज में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर कॉज 90 माइनस थीटा आ जाता तो बेटे साइन में कन्वर्ट हो जाना था। तो ये ट्रिक है, मैथ्स में हम लोग सीखते हैं, अगर 90 के ऑड मल्टीपल्स हो जाएं तो हमें ज़्यादा बस लंबी चीज़ों में, ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन में नहीं जाना बेटे। हमें जस्ट ये सीखना है कि भाई 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा आ जाए तो हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ने उसकी को रेशियो में चेंज हो जाना है। साइन होगा तो कॉज में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉज है तो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, टेन है तो कॉट में, कॉट है तो टेन में। तो ये फॉर्मूले आपके सामने शो हो रहे हैं। चले बेटे, अभी जो हमने को रेशियोज़ का कॉन्सेप्ट पढ़ा उसको अप्लाई करने के लिए हम लोग ये एमडी कैट 2012 का एक क्वेश्चन देख रहे हैं। ये क्वेश्चन में हम लोग अभी जो को रेशियोज़ का कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हैं वो यूज़ करने जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में जाने से पहले आप लोगों को पहली चीज़ ये बता दूं कि पहले तो टॉक का फॉर्मूला याद करें। तो बेटे याद रखिएगा, बच्चों को बोलता हूँ टॉक का फॉर्मूला कुछ ऐसे याद कर लें, टॉ इज इक्वल टू आर एफ साइन ऑफ थीटा, मत लिखिएगा, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन आर एंड एफ। ये लिख लेंगे तो आप कभी भी टॉक के क्वेश्चन में गलती नहीं करोगे। तो ये याद कर लें कि टॉ इज इक्वल टू आर एफ साइन ऑफ द एंगल बिटवीन आर एंड एफ। यानी जब भी हम लोग आर एफ साइन थीटा यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो वो जो थीटा होता है वो एक्चुअली आर और एफ के दरमियान एंगल होता है। तो क्या देखते हैं, जो अभी हमारी डायग्राम है वहाँ पर भी थीटा और आर और एफ के दरमियान है। तो बेटे ये पिवट पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो पिवट से लेके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तक का जो वेक्टर होगा बेटे सबको पता है, उसे हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। तो ये आर है बेटे, ये एफ है। आपको पता है जो थीटा है वो आर और एफ के बीच में एंगल नहीं बन रहा। और एक और चीज़ बता दूं कि वेक्टर्स का एंगल बनाते वक्त हमेशा उनकी टेल्स ज्वाइन करना होती है, लेकिन यहाँ पर तो देखें वेक्टर आर जो है यानी पोजीशन वेक्टर का हेड फोर्स वाले वेक्टर की टेल के साथ मिल रहा है। तो कभी भी एंगल ऐसे मैयर नहीं करोगे। एंगल मैयर करने का तरीका बताऊँ, एंगल मैयर करने के लिए हमेशा दो वेक्टर्स की टेल्स को ज्वाइन करना है। तो बेटे टेल्स को ज्वाइन करने के लिए आप क्या करो, ये जो पोजीशन वेक्टर आर है ना, इसको यहाँ से हटा के ना ऐसी जगह पे ड्रॉ करो कि दोनों वेक्टर्स की टेल ज्वाइन हो जाए। तो मैं काम करने जा रहा हूँ, यही पोजीशन वेक्टर आर को एग्जैक्टली इस जगह पे ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ठीक है, इसको दोबारा ड्रॉ करते हैं हम लोग। तो ये जो आर है पोजीशन वेक्टर बेटे, मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लिया ताकि आर और एफ की टेल्स आपस में मिल जाएं। तो देखें आर और एफ की टेल्स मिल गई आपस में। अब हमें आर और एफ के बीच में एंगल मेजर करना बहुत आसान है। तो देखते हैं ये एंगल क्या बन रहा है। तो बेटे यहाँ पे देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल एंगल बन रहा है आर और एफ के बीच में। क्या ये एंगल थीटा है? भाई ये एंगल थीटा नहीं है। उसकी वजह बताऊँ क्या है। यहाँ पे देखें बेटे, यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल बन रहा है 90 डिग्री, और इससे ऊपर ये वाला एंगल कितना बन रहा है? थीटा। तो अगर मैं ये टोटल एंगल लिखूँ तो ये आप लोगों को समझ आ रहा है कि दिस इज़ एक्चुअली 90 डिग्री प्लस थीटा। ये जो एंगल आ रहा है वो 90 प्लस थीटा आ रहा है आर और एफ के बीच में। और अभी मैंने जो आपको टॉक का कॉन्सेप्ट बताया कि टॉक पता लगाने के लिए आपने क्या करना है, आर एफ साइन ऑफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड पोजीशन वेक्टर और पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स। तो बेटे साइन ऑफ द एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स, पोजीशन वेक्टर और फोर्स के बीच में आपको एंगल नज़र आ रहा है। ये एंगल आपके पास कितना है? 90 डिग्री प्लस थीटा है। तो बेटे याद रखो साइन 90 प्लस थीटा, आप हम लोग पहले पढ़ आए हैं कि ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा?
कॉज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर तभी कर पाएंगे जब हमें पता होगा कि हम लोग साइन 90 माइनस थीटा की जगह में क्या लिख सकते हैं, कॉज ऑफ थीटा। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो टॉक का आंसर आएगा दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ कॉज ऑफ थीटा। तो याद रखिएगा जो राइट आंसर होगा वो ओ पी यानी पोजीशन वेक्टर इंटू फोर्स इंटू कॉज ऑफ थीटा आएगा। नॉर्मली बच्चे क्या करेंगे, वो ये सोचेंगे हमने टॉक का फॉर्मूला साइन थीटा के साथ पढ़ा हुआ है तो हम साइन वाला चूज़ कर लेंगे, तो उनका आंसर गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया ये साइन ऑफ 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा यानी को रेशियोज वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, चूँकि वीडियो लेंथी हो रही है तो हम लोग फर्दर कुछ क्वेश्चन लिए बगैर नेक्स्ट मूव करते हैं। चलें डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम लोग सीखने जा रहे हैं वो है कॉन्सेप्ट ऑफ द स्लोप। स्लोप का कॉन्सेप्ट भी एमडी कैट के लिए इंटीडेस के क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटीडेस में अक्सर ग्राफ के क्वेश्चन आते हैं और जब भी ग्राफ के क्वेश्चन आ रहे होते हैं तो उसका आंसर या तो स्लोप ऑफ द ग्राफ से आ रहा होता है या एरिया ऑफ द ग्राफ से आ रहा होता है। तो एक चीज़ याद कर लें कि हम इसको स्लोप को एक और नाम भी दे सकते हैं। स्लोप का जो दूसरा नाम है वो ग्रेडियंट है, और ये ग्रेडियंट के नाम से ही एमडी कैट पास पेपर में क्वेश्चन भी आ चुका है। तो अभी हम थोड़ा आगे चलेंगे तो क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ द स्लोप समझ लें। तो स्लोप का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने एफएससी लेवल में भी पढ़ा हुआ है, तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से हम लोग वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ बना रहे हैं। ग्राफ किसी भी टाइप का है, समझ लें इस तरह का ग्राफ है। अगर आपको कोई पूछे इस ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो बेटे आपको सबसे पहले स्लोप फाइंड आउट करने का तरीका बता रहा हूँ। आपने सिंपली करना क्या है, स्लोप मालूम करने के लिए जो भी वाई एक्सिस में क्वांटिटी है, वाई एक्सिस में जो भी क्वांटिटी है, जैसे वाई एक्सिस में वेलोसिटी है, उसको डिवाइड कर देना जो भी एक्स एक्सिस में क्वांटिटी आ रही है। एक्स एक्सिस में क्या है, हमारे पास टाइम है। और आप लोगों को पता है बेटे कि अगर हम लोग वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड कर दें यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इसे बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो मालूम पड़ा कि ये जो ग्राफ हम लोगों ने ड्रॉ किया है इसका सबसे पहले तो देख लें स्लोप मालूम करने का तरीका क्या है। तो आपने सिंपली क्या करना है, वाई एक्सिस की क्वांटिटी को एक्स एक्सिस की क्वांटिटी से डिवाइड कर देना। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, देख लीजिएगा। और जैसे आप डिवाइड करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि भाई इसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब कुछ हम क्वेश्चन भी देखेंगे भाई स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें भी चलेंगे हम लोग। लेकिन सबसे पहले हमने स्लोप का कॉन्सेप्ट सीख लिया कि स्लोप अगर फाइंड आउट करना है तो आपने सिंपली वाई एक्सिस की क्वांटिटी को एक्स एक्सिस की क्वांटिटी से डिवाइड कर देना है। तो जैसे आप डिवाइड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा नई फिजिकल क्वांटिटी कौन सी आ रही है। लेकिन बाद औक़ात बेटे ये होता है कि वो आपसे ये नहीं पूछ रहा होता कि स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अब स्लोप आपने यहाँ पे देखा, स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सेलरेशन। अगर वो आपको सेम यही ग्राफ दे दे, मैं इसको दोबारा ड्रॉ करने जा रहा हूँ, अगर वो आपको सेम यही ग्राफ दे दे वेलोसिटी और टाइम के बीच में, वेलोसिटी हम लोग ले रहे हैं वाई एक्सिस में, टाइम ले रहे हैं हम लोग एक्स एक्सिस में, ये वेलोसिटी है यहाँ पे, ये टाइम है। अगर इन दोनों के बीच में ग्राफ दे दे और आपको बता दे इस ग्राफ का जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है, यानी इस लाइन का जो इंक्लिनेशन है वो 30 है, और आपको बोले बताओ इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कितना होगा। तो बेटे अब देखो आपको सोचना है या तो इसके एरिया से आंसर आएगा या स्लोप से। अब एरिया से तो नहीं आ सकता बेटे, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम तो डिस्टेंस होता है। लेकिन अगर हम इसका स्लोप पता लगा लें तो स्लोप आप लोगों को पता है कि स्लोप वाई एक्सिस की क्वांटिटी को एक्स एक्सिस की क्वांटिटी से डिवाइड करना है। तो वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस से डिवाइड करेंगे तो वेलोसिटी ओवर टाइम यानी एक्सेलरेशन ही आ जाएगा। अब उसने ये तो पूछा नहीं है कि बताओ स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर तो हम बोल देते एक्सेलरेशन। तो बोल रहा है एक्सेलरेशन की वैल्यू बताओ। तो बेटे यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट फार्मूला शेयर करने जा रहा हूँ, देखिएगा। हम स्लोप को tan ऑफ थीटा भी लिख सकते हैं, या तो वाई एक्सिस की क्वांटिटी को एक्स एक्सिस से डिवाइड करें, या tan ऑफ थीटा वाला नॉर्मली उस टाइम ये कॉन्सेप्ट यूज़ होता है जब हम लोग कुछ वैल्यू फाइंड आउट करना जा रहे हैं। जैसे उसने बोला एक्सेलरेशन की वैल्यू बताओ, तो बेटे अगर मैं इस ग्राफ का स्लोप पता लगा लूँ तो आपको पता है वो स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखिएगा मैंने अभी आपको बताया कि आप स्लोप की जगह पे tan ऑफ थीटा भी लिख सकते हो। तो एक काम करें, जहाँ पर स्लोप आ रहा है बेटे वहाँ पे tan ऑफ थीटा लिख दें। तो ये देखें मैं यहाँ पे जो स्लोप आ रहा है इसकी जगह मैं tan ऑफ थीटा लिख रहा हूँ, और एक्सेलरेशन के बराबर आ रहा है चूँकि स्लोप ए, हमें क्या करना है पता लगाना है। अब थीटा आपको गिवन है, कितना पुट कर दें 30 डिग्री। तो बेटे tan 30 की वैल्यू याद कर लीजिएगा 1/√3 होता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी वो 1/√3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी।
तो यहाँ पे दो हमने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीख लिए। पहली बात तो वो ये पूछ सकता है कि बताएं स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वाई एक्सिस की क्वांटिटी को एक्स एक्सिस की क्वांटिटी से डिवाइड कर दें। और दूसरा वो आपसे ये पूछ सकता है कि बताएं वो जो पर्टिकुलर क्वांटिटी आ रही है स्लोप से उसकी वैल्यू क्या होगी। तो जो नॉर्मली जब वैल्यू वगैरह के क्वेश्चन पूछे ना, तो आपने tan ऑफ थीटा वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, और थीटा जितना भी उस लाइन का इंक्लिनेशन दिया हुआ है यानी एंगल दिया हुआ है वो पुट करना है, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। और फिर इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे 2 पॉइंट्स और मेंशन किए गए हैं, ये देख सकते हैं। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन होगी तो बेटे हॉरिजॉन्टल लाइन मैं अगर ड्रॉ कर दूँ आपके लिए, तो हॉरिजॉन्टल लाइन विल बी समवट लाइक दिस। हॉरिजॉन्टल लाइन का इंक्लिनेशन या थीटा कितना बनेगा भाई 0, एक्स एक्सिस के साथ बेटे एंगल 0 ही बनेगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो जब यहाँ पे मैं थीटा 0 पुट करूँगा तो tan 0 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप याद कर लीजिएगा 0 आएगा। और अगर वर्टिकल लाइन आ जाए लाइक दिस, बेटे वर्टिकल लाइन का जो एंगल बन रहा होगा एक्स एक्सिस के साथ वो 90 डिग्री बन रहा होगा। और आप लोग पीछे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज़ याद कराए हो कि tan 90 की वैल्यू मैक्सिमम यानी इन्फिनिटी होती है। तो वर्टिकल लाइन का स्लोप याद कर लें कि इन्फिनिटी या मैक्सिमम होगा। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट नीचे शेयर किया गया, ये भी आप लोगों को याद करना है कि जो स्लोप जो है वो इंक्रीज़ करेगा इंक्लिनेशन के साथ साथ। यानी क्या मतलब कि जैसे जैसे इंक्लिनेशन बढ़ेगा थीटा बढ़ता रहेगा तो स्लोप भी बढ़ता रहेगा, क्योंकि थीटा बढ़ने से बेटे tan फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही होती है, हम लोग ट्रेंड भी देखा है। तो आइए स्लोप के क्वेश्चन में चलते हैं। चलें सबसे पहले क्वेश्चन में चलते हैं। मैं इस क्वेश्चन में जाने से पहले सिंपल वाला क्वेश्चन लेता हूँ। अगर आपको बोला जाए दो चीज़ों के बीच में ग्राफ बना है, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं वोल्टेज और यहाँ पे हम लोग प्लॉट कर लेते हैं करंट। लेट्स से ग्राफ हमारे पास इस तरह का आ रहा है। अब मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि इस ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। भाई रिप्रेजेंटेशन पूछी है तो सिंपली वाई एक्सिस की क्वांटिटी को किससे डिवाइड करो, एक्स एक्सिस की क्वांटिटी से। तो बेटे v इज इक्वल टू आई आर इज इक्वल टू वी ओवर आई होता है। तो अगर ओम लॉ से देखेंगे तो v ओवर आई की जो वैल्यू आएगी ना वो रेजिस्टेंस के बराबर आएगी। तो अगर मैं ये पर्टिकुलर ग्राफ आप लोगों को प्रोवाइड करता और आप लोगों से पूछता इसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो बेटे वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, रेजिस्टेंस। लेकिन अब देखिएगा जो मैंने क्वेश्चन पुट किया है वो इससे थोड़ा डिफरेंट है, यानी स्लोप का डिफरेंट कॉन्सेप्ट भी आपको समझना है। अब यहाँ पे देखें हम लोग एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हैं वोल्टेज और वाई एक्सिस में प्लॉट कर रहे हैं करंट। अब आपसे पूछा जाए इसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप ऑफ द वी आई कर्व रिप्रेजेंट्स। तो बेटे स्लोप के लिए आपको करना क्या है, वाई एक्सिस की क्वांटिटी को डिवाइड कर देना है एक्स एक्सिस की क्वांटिटी से। तो बेटे अभी हम लोग पढ़ के आए कि अगर v ओवर आई होता तो हम लोग रेजिस्टेंस लिख देते। तो ये v ओवर आई नहीं है, ये i ओवर v है, तो इसकी जगह रेजिस्टेंस नहीं लिख सकते बल्कि 1 ओवर रेजिस्टेंस लिख सकते हैं। तो जैसे ही हम लोग इसकी जगह में 1 ओवर रेजिस्टेंस लिखेंगे तो बेटे आपको पता है रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या कहलाता है, कंडक्टेंस कहलाता है। तो अगर यहाँ पे पूछा जाए कि इस ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बेटे याद रखिएगा आई ओवर वी आया स्लोप, आई ओवर वी को 1 ओवर आर लिख सकते हैं, 1 ओवर रेजिस्टेंस, और 1 ओवर रेजिस्टेंस किसको शो करता है, कंडक्टेंस। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, कंडक्टेंस। ठीक है, तो ये भी आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है स्लोप के बारे में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 3 मेटल्स ए बी सी आर शोन इन द फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस। बेटे मैंने बताया कि जब भी ग्राफ का क्वेश्चन आएगा तो या स्लोप से आंसर आएगा या एरिया से। चले मैं अगर एरिया से रेजिस्टेंस मालूम करने की कोशिश करूं तो एरिया होता है बेटे जो भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में क्वांटिटीज़ है उन्हें मल्टीप्लाई कर लें। तो एक्स एक्सिस में देखें क्या है करंट, वाई एक्सिस में क्या है वोल्टेज, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये तो पावर आ जाएगी। भाई पावर के बारे में थोड़ी पूछ रहा है, वो तो आपसे रेजिस्टेंस के बारे में पूछ रहा है। इसका मतलब है एरिया हमें सही आंसर तक लेके नहीं जा रहा। फिर दूसरा आपने जो ट्रिक अप्लाई करना है, अगर एरिया से नहीं आंसर आ रहा होगा तो स्लोप का ट्रिक अप्लाई करना है। तो आइए हम लोग स्लोप पता लगा के देखते हैं। स्लोप के लिए बेटे क्या करना है, वाई एक्सिस की क्वांटिटी को एक्स एक्सिस की क्वांटिटी से डिवाइड कर देना है। वाई एक्सिस में ले रहे हैं हम लोग वोल्टेज, एक्स एक्सिस में ले रहे हैं हम लोग करंट। तो जो ही वोल्टेज को करंट से डिवाइड करेंगे, अभी हम लोग पढ़ आए हैं कि क्या आएगा, रेजिस्टेंस। यानी मालूम पड़ा कि इस ग्राफ का जो स्लोप है ना उसी से रेजिस्टेंस आएगी। और आपको पता है बेटे स्लोप की जगह पे हम लोग tan ऑफ थीटा भी लिख सकते हैं। लें जी, ये तो पता चल गया कि स्लोप की जगह tan ऑफ थीटा भी लिख सकते हैं। अब उसने पूछा किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। बेटे ऑब्वियसली जिसका स्लोप ज़्यादा आएगा उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा आएगी। और याद रखिएगा स्लोप किसका ज़्यादा आएगा, जिसके लिए tan थीटा की वैल्यू ज़्यादा आएगी। जिसका tan थीटा ज़्यादा होगा बेटे उसका स्लोप ज़्यादा आएगा और उसी की रेजिस्टेंस ज़्यादा आएगी।
अब इंटरेस्टिंग बात याद रखिएगा, अब हमें तो पता ही नहीं क्योंकि थीटा तो गिवन नहीं है, या तो वैल्यूज़ गिवन होती तो हम लोग टैन की वैल्यूज़ पुट करके चेक कर लेते। अब बच्चे परेशान है कि पता नहीं किसके लिए टैन थीटा की वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो बेटे आप टैन फंक्शन का ट्रेंड पढ़ के आ गए हो, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि 90 डिग्री तक जूं जूं थीटा इंक्रीज करेगा टैन फंक्शन की वैल्यू भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो याद रखिएगा ये जो तीनों आपके पास लाइंस गिवन है ए बी और सी, इसमें देखिए सबसे ज़्यादा बड़ा एंगल बेटे ए का बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ, उससे कम एंगल बी वाले का बन रहा है और सबसे कम एंगल सी का बन रहा है। अब हमें देखना है किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, भाई जिसका स्लोप ज़्यादा है। स्लोप किसका ज़्यादा होगा, जिसका थीटा ज़्यादा आएगा, क्योंकि जिसके लिए थीटा की वैल्यू ज़्यादा है उसका टैन थीटा भी क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। तो ऑब्वियसली उसका स्लोप ज़्यादा होगा, और जिसका स्लोप ज़्यादा उसी की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, क्योंकि स्लोप जो है वो रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये भी कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। अगर हमारे पास मल्टीपल सब्सटेंसेस गिवन हो, जैसा कि इस डायग्राम में मल्टीपल वायर्स गिवन है, और वो आपसे पूछ रहा है कि बताओ किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, तो आपने देखना है क्या स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है रेजिस्टेंस को, या स्लोप रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप जो है वो रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उस हिसाब से आपने क्वेश्चन चूज़ करना है। तो होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसका राइट आंसर बनेगा अल्फ़ा। अब ये हमारे पास एक ग्राफ बना हुआ है V और Q के दरमियान में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लोप का थोड़ा आपको टेढ़े वाला कॉन्सेप्ट भी सीखना है। तो यहाँ पे देखें बेटे, अगर मैं इस ग्राफ का स्लोप पता लगा लूँ, तो स्लोप देखें वाई एक्सिस की क्वांटिटी को डिवाइड कर दें एक्स एक्सिस की क्वांटिटी से। वाई एक्सिस में बेटे हम लोग प्लॉट कर रहे हैं वोल्टेज, एक्स एक्सिस में है चार्ज। तो ज़रा फॉर्मूला याद करें, Q इज़ इक्वल टू सी वी, सी इज़ इक्वल टू क्यू ओवर वी। अब हमने कैपेसिटेंस के बारे में पता लगाना है। भाई कैपेसिटेंस तो Q ओवर V होती है, जबकि स्लोप क्या है V ओवर Q। तो एक काम करें, दोनों साइड को इन्वर्ट कर लें। यहाँ पे मैं लिखूँगा 1 ओवर स्लोप, तो जब लेफ़्ट साइड को इन्वर्ट किया है तो बेटे राइट साइड को भी इन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे लिख लें Q ओवर V। अब देखें Q ओवर V बेटे किसके बराबर है, कैपेसिटेंस। इसका मतलब है कैपेसिटेंस जो है वो स्लोप से नहीं आएगी, बल्कि स्लोप के रेसिप्रोकल से आएगी। तो चलें इसको लिख लेते हैं हम लोग कि कैपेसिटेंस हमारे पास कहाँ से आ रही है, स्लोप के रेसिप्रोकल से आ रही है। तो जो C होगा यानी कैपेसिटेंस होगी, दैट विल बी इक्वल टू 1 ओवर स्लोप। और आपको पता है स्लोप की जगह में बेटे क्या लिख सकते हैं, tan ऑफ थीटा भी लिख सकते हैं। ले जी, ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से उल्ट है। अब वो पूछ रहा है किसकी ज़्यादा कैपेसिटेंस होगी। भाई ऑब्वियसली जिसका स्लोप कम होगा उसकी कैपेसिटेंस क्या आएगी, ज़्यादा, क्योंकि इस ग्राफ में स्लोप का और कैपेसिटेंस का इन्वर्स रिलेशनशिप आ रहा है। तो बेटे स्लोप किसका कम है, तो हमने ट्रिक सीख ली है कि जिसका थीटा सबसे कम होगा उसका स्लोप सबसे कम होगा। तो ये जो पर्टिकुलर लाइन है, इसमें जो सी वाली लाइन है ये वाली, इसका थीटा सबसे कम बन रहा है। जिसका थीटा सबसे कम बनेगा उसकी टैन थीटा की वैल्यू कम आएगी, यानी स्लोप कम आएगा, और जिसका स्लोप कम आया उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो हमारे पास कैपेसिटेंस आ रही है वो सी वाला जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस सबसे ज़्यादा आ रही है, क्योंकि उसका स्लोप कम है। तो बेटे बाद औक़ात ऐसा नहीं होगा कि स्लोप से चीज़ें आएंगी, बल्कि स्लोप के रेसिप्रोकल से चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो ये भी लाजमी तौर पे देख लीजिएगा स्लोप का रेसिप्रोकल। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग अप्लाई करते हैं। हमारे पास ये MD कैट पास पेपर 2014 में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स यंग्स मॉडुलस। कौन ग्राफ का कौन सा फंक्शन ले लें कि यंग मॉडुलस आए। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है एरिया ऑफ द ग्राफ। बेटे एरिया ऑफ द ग्राफ क्या आएगा, आपको मैंने बताया एक्स एक्सिस की क्वांटिटी को वाई एक्सिस से मल्टीप्लाई कर लो। तो स्ट्रेस को अगर स्ट्रेन से मल्टीप्लाई कर लें तो कभी भी यंग मॉडुलस नहीं आता, हमें यंग मॉडुलस लाना है। लें जी, ऑप्शन अल्फ़ा हमारे ऑप्शंस में से चला गया। अब बीटा को चेक करते हैं, ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ। मैंने बताया स्लोप का दूसरा नाम ग्रेडियंट भी है, तो ग्रेडियंट पता लगा के देखते हैं। तो बेटे वाई एक्सिस की क्वांटिटी को डिवाइड करो एक्स एक्सिस की क्वांटिटी से। तो ये तो आ रहा है स्ट्रेन ओवर स्ट्रेस, तो स्ट्रेन ओवर स्ट्रेस भी यंग मॉडुलस नहीं होता, तो इसका मतलब ये हुआ बीटा ऑप्शन भी नहीं होगा। अब चार्ली ऑप्शन देखते हैं। चार्ली ऑप्शन में उसने बोला रेसिप्रोकल ऑफ द ग्रेडियंट, यानी स्लोप लो और उसका रेसिप्रोकल ले लो। चले ऐसा करते हैं, स्लोप हम लोग मालूम करते हैं। ठीक है, स्लोप बेटे अभी हम लोगों ने देख लिया था। स्लोप के लिए वाई एक्सिस की क्वांटिटी को आपको डिवाइड करना है एक्स एक्सिस की क्वांटिटी से। तो वाई एक्सिस में है स्ट्रेन, एक्स एक्सिस में है स्ट्रेस।
तो अब उसने क्वेश्चन में बोला स्लोप नहीं बल्कि रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप, यानी 1 ओवर स्लोप लिखना है। तो 1 ओवर स्लोप पता लगा के देखते हैं। अगर लेफ्ट साइड इन्वर्ट किया तो बेटे राइट भी इन्वर्ट करने पड़ेगी, तो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन आ जाएगा। और आपको पता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन बेटे क्या होता है, यंग मॉडुलस। तो इसका मतलब है यंग मॉडुलस कहाँ से आ रहा है, रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप से आ रहा है। तो ये वही कॉन्सेप्ट कि मैंने आपको बताया, बाज़ का चीज़ें स्लोप से नहीं आएंगी बल्कि स्लोप के रेसिप्रोकल से आएंगी। तो ये पास पेपर का क्वेश्चन भी आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप। सो ये बेटे हम लोगों ने स्लोप के कॉन्सेप्ट के कुछ क्वेश्चंस देखे और होपफुली आप लोगों को समझ आ गए होंगे। तो जब भी ग्राफ के क्वेश्चन आ जाएँ तो कोशिश करें कि उसका जो भी आंसर पूछा गया या तो वो एरिया से आएगा या स्लोप से, लेकिन ज़्यादातर टाइम में स्लोप से आ रहा होता है। तो स्लोप का कॉन्सेप्ट बड़े ध्यान से अप्लाई कीजिएगा। याद कर लें 3 का 5 का, और उसको कुछ कॉमन स्क्वायर रूट याद कर लें। 144 का 12 होता है, 169 का 13 होता है, 196 का 14 होता है। ठीक है, 225 का अगर हम स्क्वायर रूट लें तो याद रखिएगा ये 15 आएगा। ये भी कुछ याद कर लें। 256 होगा अगर तो याद रखिएगा 16 आएगा। मतलब ये कुछ कॉमन से स्क्वायर रूट्स हैं, ये याद कर लेंगे तो ये भी आपको हेल्प करेंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे देखें, द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ मैस 1 kg हैविंग अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 जूल विल बी। अब उसने आपको काइनेटिक एनर्जी बता दी 1 जूल, मैस बता दिया 1 kg, स्पीड पूछ ली। तो बेटे काइनेटिक एनर्जी का चले मैं ई लिख रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी के लिए, E इज इक्वल टू 1/2 mv²। ये हम लोग फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं। आप लोगों को एनर्जी बता दी, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी है 1/2 लिखे ऐसे ही। मैस की वैल्यू भी कितनी है 1। v बेटे आपको पता लगाना है, उसके ऊपर स्क्वायर आ रहा है वैसे लिखने। तो ये 2 इस साइड पे आके देखे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो v² की आपके पास वैल्यू आएगी दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ द 2। ठीक है, अब देखें तब तक आप आंसर नहीं कर सकते जब तक आपको स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू नहीं पता। तो बेटे स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू याद करना पड़ेगी, 1.41 होती है। तो 1.41 मीटर पर सेकंड हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तभी आप आंसर कर पाओगे जब आप लोगों को स्क्वायर रूट की वैल्यूज याद होंगी। सिमिलरली a person moves 12 मीटर ईस्ट एंड 5 मीटर नॉर्थ, इट्स डिस्प्लेसमेंट विल बी। चले डायग्राम बना लेते हैं। लेट्स से बेटे द पर्सन इज मूविंग लाइक दिस, ये थोड़ा सीधा इसको बनाना चाहिए था, 12 मीटर ईस्ट एंड देन ही इज मूविंग टू 5 मीटर ईस्ट। ओके, ये भी स्टेट बनेगा। अब वो पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो बेटे डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को, दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट। तो बेटे हमें दो ऐसे वेक्टर्स का रिजल्टेंट लेना है जो दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स के केस में आपको पता है भाई जो तरीकाकार होता है वो एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो एक्स कंपोनेंट है 12 का स्क्वायर ले लें बेटे 144 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 12 का स्क्वायर 144 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ट्रिक जो हम लोग सीखने जा रहे हैं वो है हाउ टू फाइंड द परसेंटेज चेंज। एमडी कैट पास पेपर में परसेंटेज चेंज के क्वेश्चन भी आ चुके हैं और इवन ई कैट में काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस आ चुके हैं परसेंटेज चेंज के। तो आप लोगों को परसेंटेज चेंज के बारे में ट्रिक सीखना बहुत ज़रूरी है। तो परसेंटेज चेंज का अगर हम लोग फॉर्मूला लिखें तो फॉर्मूला आपके सामने है, चेंज ओवर ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, एक बल्कि एग्जांपल भी क्या अभी हम लोग आगे चलेंगे तो पास पेपर के कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। बस फॉर्मूला याद कर लें परसेंटेज चेंज का, चेंज ओवर ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 2013 यूएचएस का क्वेश्चन है, डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड में से लिया गया ये क्वेश्चन। अ 4 मीटर लॉन्ग वायर इज सब्जेक्टेड टू अ स्ट्रेचिंग फोर्स एंड इट्स लेंथ इंक्रीज बाय 40 सेंटीमीटर। भाई लेंथ में जो इजाफा हो रहा है वो 40 सेंटीमीटर का हो रहा है। फाइंड द परसेंटेज इलॉन्गेशन। बेटे परसेंटेज इलॉन्गेशन का मतलब है परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ।
तो मैंने आप लोगों को परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला बताया, बेटे याद कर ले परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला, चेंज ओवर ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, ओवर ओरिजिनल वैल्यू है मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 100। अच्छा अब चेंज कितने का आया, तो बेटे डाटा में आप देखें ध्यान से, उसने बोला था लेंथ इंक्रीज बाय 40 सेंटीमीटर, तो चेंज की जगह लिखें 40 सेंटीमीटर, बोलो सेंटी की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 की पावर -2। ओके, ओवर ओरिजिनल वैल्यू, भाई ओरिजिनल लेंथ कितनी थी 4 मीटर, और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 100 से, भाई 100 को बेटे बताएं 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो ये 10 की पावर 2 को और -2 को तो हटा दें, बाकी बचा 40/4, तो जैसे ही 40/4 करेंगे यू विल हैव द आंसर 10, और साथ में आपको साइन लगाना पड़ेगा परसेंटेज का। तो दोबारा सुन लें, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला चेंज ओवर ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ पे जो परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ दैट विल बी 10%, ठीक है, 10% जो है वो परसेंटेज चेंज इन लेंथ आ जाएगा। ओके, कुछ ट्रिकी क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं परसेंटेज चेंज के, ये ई कैट पास पेपर में आया हुआ क्वेश्चन। इफ द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज बाय 20% देन परसेंटेज चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। अब यहाँ पे परसेंटेज चेंज का वो फॉर्मूला अप्लाई होने जा रहा है, बट ऐसे नहीं, क्योंकि यहाँ पे ना तो इनिशियल वैल्यूज दी हुई है ना फाइनल वैल्यूज दी हुई हैं, तो अभी हमें फिल वक्त समझ नहीं आ रहा कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा। उसने क्वेश्चन में ये बता दिया कि मोमेंटम में चेंज आ रहा है 20%, बताओ काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आएगा। तो बेटे सबसे पहले हमें फॉर्मूले में जाना पड़ेगा कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के दरमियान क्या रिलेशन है। तो ये जब आप एंटी टेस्ट की तैयारी कर रहे होगे तो आप लोगों को ये एक रिलेशन समझ में आएगा, E = P²/2m। E काइनेटिक एनर्जी है, P मोमेंटम है, 2 कांस्टेंट है, मैस आ रहा है साथ में। कैसे बना है, हमने ये बना सकते हैं फॉर्मूला, बट अभी हमें फॉर्मूले में नहीं जाना। तो बेटे ये 1/2m हम लोग समझ लेते हैं कांस्टेंट है, क्योंकि हमें एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिलेशन देखना है। तो मैंने आपकी आसानी के लिए एक दफ़ा क्या किया, 1/2m की जगह में क्या लिख दिया कांस्टेंट। अब देखो कांस्टेंट ने तो वेरी होना नहीं, तो आप ऐसा करो कांस्टेंट को क्यों साथ में घसीटना, तो आप कांस्टेंट को हटा के डायरेक्ट ऐसे इक्वेशन लिख लो, E = P², क्योंकि मोमेंटम ने चेंज होना है और एनर्जी ने चेंज होना है। तो आप लोग पहला ट्रिक ये सीख लो कि जिसमें वो बोले कि इस मोमेंटम में इतना चेंज आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी में कितना होगा, यानी एक फिजिकल क्वांटिटी में चेंज बता के दूसरी फिजिकल क्वांटिटी में चेंज पूछ ले, तो फिर आपको दोनों के दरमियान जो फॉर्मूला है जो दोनों को रिलेट कर रहा है वो अप्लाई करना पड़ेगा। तो अब मैंने आपको बता दिया एनर्जी और मोमेंटम बीच में फॉर्मूला है E = P²/2m। तो 1/2m कांस्टेंट था, मैंने K लगाया और फिर मैंने कहा कांस्टेंट में तो वेरिएशन आना ही नहीं, तो मैंने आसानी के लिए बोल दिया आप कांस्टेंट हटा के लिख लो E = P²। तो अब हम लोग ये इक्वेशन यूज़ करेंगे, ये वो इक्वेशन है जो रिलेट कर रही है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम को। तो एक दफ़ा के लिए बेटे समझ लो, क्योंकि मोमेंटम में चेंज आना है, एक दफ़ा के लिए समझ लो जो इनिशियल मोमेंटम है वो है 1। चलें ये कलर हम लोग चेंज कर रहे हैं। इनिशियल मोमेंटम बेटे देखें हमारे पास कितना है 1, तो एनर्जी कितनी आएगी, तो यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम की जगह बेटे 1 लिखो, 1 का स्क्वायर भी क्या आ जाएगा 1, तो एनर्जी कितनी आ जाएगी 1 जूल। क्योंकि हमें चेंज इन एनर्जी, परसेंटेज चेंज इन एनर्जी पता लगाना है, तो एनर्जी की इनिशियल और फाइनल वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, तभी परसेंटेज चेंज आएगा। तो चलें शुरू में समझ रहे हैं मोमेंटम 1 है और काइनेटिक एनर्जी भी कितनी आ रही है 1 आ रही है। अब फाइनल मोमेंटम पता लगाना है, तो बेटे उसने बताया मोमेंटम में 20% इंक्रीज हो गया। अगर पहले मोमेंटम 1 था तो उसमें आप ऐड कर दो, भाई कितना ऐड कर दो 20% ऑफ इनिशियल वैल्यू। भाई इनिशियल वैल्यू कितनी थी 1, उसका 20% ऐड करना है, तो 20% का मतलब है 20/100। 20/100 को अगर आप लोग सॉल्व करेंगे 0.2 आएगा, यानी अब मोमेंटम की वैल्यू 1.2, ये यूनिट्स गलत लिखे गए, न्यूटन सेकंड हो चुकी है। भाई सही है। इस मोमेंटम के कॉरस्पॉन्डिंग कितनी काइनेटिक एनर्जी आएगी, तो मैंने आपको बता दिया बेटे E = P² लिख लें कांस्टेंट वगैरह हटा के, तो 1.2 का स्क्वायर लेके देखें तो बेटे ये आंसर कितना आ जाएगा 1.44 जूल। ये आ गई फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो देखें हमने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पता लगा ली, कितनी आई थी 1 जूल, और मोमेंटम की वैल्यू पुट करके 20% इंक्रीज के साथ काइनेटिक एनर्जी पता लगा ली 1.44 जूल आ गई। तो अब क्या करना है, परसेंटेज चेंज पता लगाना है। तो बेटे परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला चेंज ओवर ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। अब चेंज कैसे निकालेंगे, फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दो, फाइनली एनर्जी हो गई थी 1.44,
माइनस इनिशियल एनर्जी थी 1, ओवर ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी एनर्जी की 1 जूल, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आएगा 1.44 माइनस 1 आ जाएगा 0.44। बेटे उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 44%। तो ये परसेंटेज चेंज के दो मैंने बड़े ट्रिकी क्वेश्चन डिस्कस किए। चलें बेटे परसेंटेज चेंज का एक और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ये आपके सामने परसेंटेज चेंज का क्वेश्चन। इसमें उसने बताया कि अगर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज बाय 300% देन चेंज इन मोमेंटम विल बी। तो अभी मैं आप लोगों को बता के आया हूँ कि अगर एक फिजिकल क्वांटिटी में चेंज दे दे और दूसरी में पूछ ले तो ट्रिक क्या है। तो अब मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा, आपकी असाइनमेंट के तौर पे इसको छोड़ रहा हूँ, बट मैं सोल्यूशन साथ में बता देता हूँ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो राइट आंसर 100% आ जाएगा। और कैसे आएगा, ठीक है, उसका मैं सोल्यूशन आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। इसको पॉज कर लें, देख लें तसल्ली से। पहले सिंपलेस्ट फार्मूला मालूम कर लें, फिर वहाँ पे जो एनर्जी दी हुई है वो पुट करके इनिशियल मोमेंटम, फिर बेटे फाइनल मोमेंटम, फाइनल एनर्जी पता लगाएं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मोमेंटम पता लगा लें।